वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 6 कशिश वैदेही जी से मिलने पहुंची। अब तक आपने पढ़ा 2 दिन बीत गए और कशिश ठीक हो रही थी, और वही हर्ष और कियारा फिर से उसे जाकर परेशान करते हैं और फिर उसकी दोस्त रितिका उसे कॉल करती है। अब आगे जैसे ही रितिका ने अपनी बात खत्म की, मूड टेंस हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है कशिश, अपनी जवानी के दिनों में किसके कुछ बुरे रोमांस के एक्सपीरियंस नहीं होते। याद रखना कि कैसे तुमने मुझे संभाला था जब कॉलेज में उस घटिया लड़के ने मुझे डम किया था, रितिका ने कहा। कशिश की नजरें को सेकंड के लिए इधर उधर हुई और उसने कुछ नहीं कहा। रितिका ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अपने आप से ही बोली, लोग हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं, इसलिए इस बात को लेकर परेशान होने की बिल्कुल जरूर नहीं है कि वह लोग कहां से आए थे और किस तरफ चले गए। हर्ष जस्ट एक गुजरने वाला इंसान था तुम्हारी जिंदगी में, इसलिए उसके बारे में सोचकर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कशिश तुम कितनी ग्रेट हो, तुम किसी अच्छे इंसान को डिजर्व करती हो, वह किसी और अच्छे इंसान को डिजर्व करती है। ये सुनकर कशिश के हाथ की पकड़ उसके फोन पर अचानक टाइट हो गई और एक जाना पहचाना मगर अजनबी चेहरा उसके दिमाग में फ्लैश हुआ। मगर वह बस एक सेकंड के लिए था और उसके बाद अपने आप उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। लगता है कि उसका दिमाग सचमुच काम करना बंद कर चुका है, जो अब वह अनरिलेटेड चीजें भी कनेक्ट कर रही है। कशिश क्या तुम ठीक हो, रितिका ने पूछा। तो कशिश होश में आते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मैं बस सोच रही थी कि तुम सही कह रही हो। ये सुनकर फोन की दूसरी तरफ रितिका ने एक राहत की सांस ली और कहा, ऑलराइट, आराम करो, मुझे कुछ काम है। ओके, कशिश ने जवाब दिया, लेकिन जैसे ही वह कॉल कट करने वाली थी उसे रितिका की आवाज फिर से सुनाई दी, होल्ड ऑन कशिश। हाँ बोलो, कशिश ने पूछा। हम्मा, क्या तुम अभी भी हर्ष की कंपनी में आगे काम करने के बारे में प्लान कर रही हो, रितिका ने पूछा। तो कशिश हैरान हो गई, उसने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा था। बात यह है कि मेरी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम में स्टाफ बिल्कुल नहीं है और ना ही तुम्हारे जैसा कोई काबिल। अगर तुम हर्ष के साथ नहीं रहना चाहती तो क्या प्लीज तुम मेरी मदद करोगी? मुझे पता है कि तुम्हारे पास स्टारलाइट इंटरनेशनल है चलाने के लिए, मगर मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, रितिका ने कहा। तो कशिश ने थोड़ी देर सोचा और फिर सॉफ्टली कहा, अब जब हमारा ब्रेकअप हो ही गया है तो मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं उसकी कंपनी में काम करती रहूं, लेकिन खाली भी नहीं बैठ सकती क्योंकि इतने सालों से बिजी लाइफ की आदत जो पड़ गई है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं किसी भी वक्त मदद कर सकती हूँ। ओ मेरी जान, तुम लाइफ सेवा हो, जो भी तुम्हें जरूर हो तुम बोलो मुझे, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारे पैरों की मसाज करूंगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार तुम मेरी कंपनी में आ जाओ तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं मैं। रितिका इतनी ज्यादा एक्साइटेड बहुत ही कम होती थी और उसे इतना खुश देखकर कोशिश का भी मूड ठीक हो गया। कशिश हंसते हुए बोली, तुम सचमुच कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है, मैं दुनिया की सबसे लकी पर्सन हूँ, समझी, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, रितिका ने कहा। ऑलराइट, शांत हो जाओ, क्या तुम्हारे पास काम नहीं था करने के लिए? जाओ अपना काम खत्म करो, कशिश ने जवाब दिया। ओके, रितिका और भी ज्यादा चीयरफुल साउंड कर रही थी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद, और फिर उसने कैजुअली 2 मिनट और बातें की और फिर फोन कट कर दिया। कॉल के बाद कशिश के ख्याल थोड़े इधर उधर हो गए थे। वह खड़ी होने ही वाली थी और वॉक के लिए जाने वाली थी कुछ फ्रेश हवा के लिए। जब उसका फोन दोबारा बजा, वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाए और फिर उसने फोन उठा लिया और उसने अपनी स्क्रीन पर एक अजनबी लैंडलाइन नंबर देखा। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट ये सोचकर कि कहीं ये हर्ष की कंपनी की तरफ से कोई क्लाइंट कॉल तो नहीं, मगर उसने आखिर में कॉल उठा लिया। हेलो, कशिश की आवाज और ज्यादा प्रोफेशनल हो गई है। क्या तुम कोशिश हो? दूसरी तरफ वाली आवाज में एनर्जी भरी हुई थी और फिर भी समझ में आ रहा था कि दूसरी तरफ वाला इंसान यंग नहीं है, और किसी बुढ़े इंसान की आवाज सुनकर कशिश की आंखों में कंफ्यूजन दिखाई दिया। हाँ, मैं कशिश बोल रही हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन है? अरे, मैं वही बुढ़ी औरत हूँ जिसे तुमने पिछली बार गार्डन में देखा था, मैंने निशांत से सुना कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, दूसरी तरफ वाली लेडी ने कहा। तो कशिश का कंफ्यूजन तुरंत दूर हो गया। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे बात करने के लिए आऊंगी, मगर मैं इतने दिनों तक आपको कॉल नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी, कशिश ने कहा।
इट्स ओके, तुम्हारी हेल्थ पहले आती है, तो अगर तुम फ्री हो तो यहाँ आ जाओ, मैं निशांत को कहती हूँ तुम्हें पिक करने के लिए, वैदेही जी ने कहा। कशिश ने ये सुनकर बाहर के मौसम को देखा और मुस्कुरा का जवाब दिया, ऑल राइट। वैदेही जी ने फोन कट होने के बाद अपने हाथों को एक्साइटमेंट में रगड़ा और फिर लीला आंटी की तरफ मुड़कर बोली, जाओ और जाकर अपनी यंग मास्टर को फोन करो और उसे कहो घर आए और मेरे साथ डिनर करे। श्योर मैम, लीली आंटी ने हंसते हुए जवाब दिया और फिर मुड़ी और वहां से चली गई। वही अब जब कशिश किसी बड़े से मिलने जा रही थी तो उसने कर्टेसी के तौर पर कपड़े बदलने का डिसाइड किया। वह आउटफिट रितिका उसके लिए खरीद कर देकर गई थी और वह ब्रांड न्यू था, मगर इतनी दिनों को हॉस्पिटल में बिताने के बाद कशिश को रियलाइज हुआ कि उसने ठीक से शावर नहीं लिया है। जब वह इसी बारे में सोच रही थी तो उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और जैसे ही वह हिचकिचा रही थी तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। मिस सक्सेना मैडम ने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है, निशांत ने कहा। ऑलराइट, मुझे कुछ सेकंड दीजिए। कशिश ने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए और कपड़े बदल लिए और उसके बाद निशांत को उस सेम रास्ते पर फॉलो करने लगी जो उसने लास्ट टाइम लिया था जब वह मिसेज रावत से मिली थी। वहां पर एक डोर था फैंस के बीच में जो उसने पहले नोटिस नहीं किया था। निशांत ने वह दरवाजा खोला और उससे पहले अंदर जाने दिया। सिर्फ उस फैंस ने ही हॉस्पिटल को पार्क से अलग किया हुआ था, जिससे कशिश हैरान हो गई। बड़े बड़े पेड़ थे उस बगीचे में और खूबसूरत प्लांट्स और अच्छे से लगाए हुए खूबसूरत फूल भी। भले ही कशिश को गार्डनिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता था, मगर वह जानती थी कि परफेक्टली अरेंज किया हुआ इस तरह का लैंडस्केप पक्का किसी बहुत अच्छे गार्डनर ने डिजाइन किया होगा। ये काफी सिंपल मगर एग्जीक्यूटिव रेजिडेंस था। तो यह वह जगह है जहां मिसेज रावत रहती है? कशिश ने पूछा। हाँ, निशांत ने जवाब दिया। तो कशिश अपने आप को पीछे मुड़कर हॉस्पिटल बिल्डिंग को देखने से रोक नहीं पाई, जो ज्यादा दूर नहीं था मगर बस इन पेड़ों के बीच के गैप से ही विजिबल था। यह एक शॉर्टकट है। बड़ी मैडम अक्सर अकेला फील करती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर यह दरवाजा बनवाया है और वह कुछ वक्त हॉस्पिटल के पार्क में चली जाया करती है बातें करने के लिए। निशांत कशिश को मेंशन के अंदर लेकर गया और उस ग्रीनरी के बीच में बने हुए उस रास्ते के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जो उन्होंने क्रॉस किया था। बड़ी मैडम, मिस कशिश यहाँ आ गई है, निशांत ने कहा। अंदर आओ। अंदर से बेचैन और फ्रेंडली आवाज सुनकर कशिश जल्दी से अंदर गई और कशिश को देखते ही वैदेही जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ रफ था झुर्रियों की वजह से, मगर उनके हाथ की वोमनेत ने कशिश को छू लिया। जैसे ही उसने बड़े से लिविंग रूम में कदम रखा, उसने देखा कि इस बड़े से मेंशन में सिर्फ कुछ ही सर्वेंट थे जो बहुत ही शांति और एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे थे। कशिश और भी ज्यादा गिल्टी फील करने लगी और उसने कहा, आई एम सॉरी मिसेज रावत, डिले के लिए। इट्स ओके, मुझे आदत है, बस ये सोच कर ही कि तुम किसी दिन मुझसे मिलने आओगी और मुझे कंपनी दोनों के लिए मेरे साथ रुकोगी, इसकी वजह से यह मैं कितने दिनों से खुश थी। कशिश के चेहरे पर गिल्ट देखकर वैदेही जी और भी ज्यादा प्यार महसूस कर रही थी इस कांड लड़की के लिए। उन्होंने कशिश को ले जाकर सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके सामने जाकर बैठ गई और उन्होंने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था और छोड़ नहीं रही थी। कशिश उनके चेहरे पर जो अफेक्शनेट लुक था उसकी वजह से वह ओवरवेल्म फील कर रही थी। उसने इतने सालों में कभी ऐसा वोमनेत और प्यार महसूस नहीं की थी। उसके बदले में उस बस घिन भरे लुक्स, गुस्सा और बेइज्जती ही मिलती थी, यह जानने के बाद कि वह सक्सेना परिवार की बेटी है। वैसे तुम हॉस्पिटल में क्यों थी? वैदेही जी ने पूछा। तो ये सुनते ही कशिश के एक्सप्रेशन थोड़े से स्टिफ हो गए। कोई सीरियस बात नहीं है, बस एक्सीडेंटली मुझे चोट लग गई थी। ये सुनकर वैदेही जी की ग्रिप्स कशिश के हाथों पर मजबूत हो गई और उन्होंने पूछा, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती बच्चे? ये सुनकर कशिश की पलकें जल्दी जल्दी झपकने लगी, जैसे उसके दिल के सबसे तकलीफ वाले हिस्से को छू लिया गया हो और उसकी वजह से उसे थोड़ा दर्द हुआ। उसने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और उदासी से खिड़की के बाहर देखने लगी और उसकी आवाज में कड़वाहट और कोल्डनेस भर गई। भले ही मैं आपको बता दूं, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, उसने कहा, और वह अपने आप को उम्मीद देकर परेशान ही क्यों करे जब उसे ऑलरेडी नतीजा पता है। सिली गर्ल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुमने अपने आप को एक लिमिटेड सोशल सर्कल में कैद कर लिया है और जो लोगों से तुम इंटरेक्ट करती हो वह सेम ही होते हैं। तुम्हें उससे आजाद होना होगा। तुम उस तरह की घटिया जगह पर रहना ही क्यों चाहती हो? उन लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, वैदेही जी ने कहा। वही ये सुनकर कशिश की आंखें इधर उधर हिली और उसने अपना सर घुमाकर हैरानी से वैदेही जी की तरफ देखा। अचानक से एक लाइट बल्ब उसके दिमाग में जल गया। वही उसके एक्सप्रेशन देखकर वैदेही जी ने सोचा, समझदार बच्ची है, बस थोड़ी सी पुश और वह समझ गई। कहना आसान होता है मगर उस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है बच्चे, लेकिन एक बार तुम अपना मन पक्का कर लो और पक्का इरादा कर लो तो बस थोड़ा सा वक्त लगेगा और सब ठीक हो जाएगा, वैदेही जी ने कहा।
तो थॉटफुली कशिश ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने जब थोड़ी देर बात कर ली तो वैदेही जी को नींद आने लगी। ये देखकर कशिश जाना चाहती थी मगर वैदेही जी उसे जाने नहीं देना चाहती थी। कशिश जाओ मत प्लीज, दादी माँ के साथ जाने से पहले डिनर कर लो, वैदेही जी ने कहा मगर कशिश हिचकिचा रही थी। कशिश क्या तुम सचमुच मेरे इनविटेशन को नाकार दोगी? वैदेही जी ने इंसिस्ट करते हुए और मासूम सा चेहरा बनाकर कहा तो अब वह कशिश फंस चुकी थी। उसने उम्मीद से भरी हुई उनकी आंखें देखी और उसके बावजूद भी वह मना कैसे कर सकती थी। मगर दादी माँ आप थक गई हैं, कशिश ने कहा। तो वैदेही जी बस मुस्कुराकर बोली तुम भी थकी हुई लग रही हो, क्यों ना तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो और मैं भी आराम कर लेती हूँ। ये सचमुच सही नहीं रहेगा, कशिश ने कहा मगर वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही वैदेही जी ने अपने बगल में खड़ी मीर की तरफ मुड़कर कहा लीला कशिश को ऊपर सेकंड फ्लोर पर जो राइट में दूर वाला रूम है वहां लेकर जाओ आराम करने के लिए। ये सुनकर कशिश और लीला आंटी दोनों ही स्पीचलेस हो गए। और लीला आंटी ने सोचा सेकंड फ्लोर का राइट वाला रूम, क्या वह रणविजय का रूम नहीं है? क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी नहीं हो जाएगी? ये तो सीधा सीधा कशिश को रणविजय के बेड पर भेजना हुआ। नहीं, उन्हें गलत लग रहा है, उनकी बड़ी मैडम सचमुच उसे रणविजय के रूम में भेज रही है। लेकिन रणविजय कभी भी किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में अलाउ नहीं करता है, उसके बेडरूम में तो दूर की बात है। क्या उन्हें डर नहीं है कि अगर यंग मास्टर वापस आ गए और उन्होंने उसे अपने कमरे में देखा तो उसे बेड से उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देंगे? क्या ये कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? मैडम, जैसे ही लीला आंटी ओल्ड लेडी को रिमाइंड करवाने वाली थी वह उनकी नजरें देखकर वह चुप हो गई। मेरा मतलब है कि क्या मिस कशिश सोने से पहले बात लेना चाहेंगी? अगर आपको लेना है तो मैं आपके लिए बाथटब अभी तैयार करवा देता हूँ, लीला आंटी ने कहा। अगर वह यंग मास्टर के बेडरूम में सो रही है तो उन्हें पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, ये राइट है, लीला आंटी ने सोचा। और वही लीला आंटी का सजेशन सुनकर वैदेही जी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने उनकी तरफ अप्रूवल भरी नजरों से देखा। बिल्कुल, सोने से पहले नहाना अच्छा होता है, किसी से कहकर तैयार करवा दो। कशिश बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, लेकिन वैदेही जी को इतना खुश और इतनी वार्म हॉस्पिटैलिटी देखकर वह मना भी नहीं कर पा रही थी। और उसके अलावा उसे अच्छे से नहाने की जरूरत भी थी क्योंकि वह हॉस्पिटल में ठीक से नहा नहीं पाती थी। कशिश को उस रूम में लेकर जाया गया जिसमें ले जाने के लिए वैदेही जी ने कहा था। सर्वेंट ने अभी अभी बाथटब तैयार किया था और वह लोग लीला आंटी के साथ रूम से बाहर निकल गए और उन्होंने जेटली दरवाजा बंद कर दिया। कशिश ने अपनी नजरें उस अनजान रूम में घुमाई। पूरे रूम का डेकोरेशन व्हाइट और ब्लैक कलर से था। रूम के सेंटर में एक बड़ी डबल बेड था और बेड पर रखी हुई सारी चीजें ब्लैक और व्हाइट कलर की ही थी। वह टोन बिल्कुल शांत था। एक ब्लैक प्योर वूल कालीन बेड के नीचे बिछाया हुआ था। पूरा रूम बिल्कुल साफ सुथरा था और ब्राइट लाइट उस रूम में बिखरी हुई थी, सिंपल मगर लग्जरियस। वह बाथरूम के दरवाजे पर गई और उसने अपने स्लीपर एंट्रेंस पर ही छोड़े और खाली पैर बाथरूम के अंदर चली गई। उसने ऑलरेडी कई महंगे घर देखे थे, इसलिए उस बड़े से बाथटब को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई और ना ही उसे कुछ स्पेशल लगा। अपने कपड़े निकालने के बाद उसने अपने आप को पूरी तरह से गर्म पानी में डूबा हुआ दिया और उसके दिल में भरा हुआ डिप्रेशन और गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। वह पानी सिल्क की तरह सॉफ्ट था और वोमली उसकी बॉडी और उसके अंदर के ठंडे खून को वॉर्म कर रहा था। उसने कंफर्टेबल होकर एक गहरी सांस छोड़ी और बाथटब के एज पर लिनन होते हुए जेटली अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक सफोकेशन फील होने से वह लंबी लंबी सांस से लेने लगी और डूबने का डर कशिश को होश में ला चुका था। शायद इतनी दिनों की थकान मिटने की वजह से और गर्म पानी की वजह से वह बाथटब में ही सो गई थी और उसकी बॉडी धीरे धीरे स्लिप होकर पानी के अंदर चली गई। जब तक गर्म पानी ने पूरी तरह से उसकी नाक को कवर नहीं कर दिया और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने लगी, उसके बाद वह होश में वापस आए और टब का पानी चारों तरफ फैल गया। उसने अपने हाथों से टाइटली टब की एज को पकड़ा हुआ था और लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसने फील किया कि पानी ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है, जिसका मतलब था कि वह ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं सोई थी। मगर अभी अभी क्या हुआ उसे याद करके वह तुरंत बाथटब से खड़ी हुई और उसने जाकर शावर लिया और वह व्हाइट बाथरोब पहन लिया जो मेड ने उसके लिए एडवांस में तैयार किया था। भले ही वह लड़कियों के लिए हाइट में छोटी नहीं थी, मगर फिर भी वह बाथरोब बहुत ही बड़ा और लूज था जो बहुत ही मुश्किल से उसकी चेस्ट को कवर किया हुए था। बाथ लेने के बाद उसके दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं चल रहा था। उसने बाहर बाथरूम के काउंटर पर से एक हेयर ड्रायर लिया और उन्हें सुखाने लगी। उसके बाल, जिनका उसने कई वक्त से अच्छे से ख्याल नहीं रखा था, अभी भी उनमें उनका नेचुरल कलर था और शायद वह अपने बालों को ज्यादा ही बांध कर रखती थी। इसकी वजह से वह थोड़े से कली हो गए थे और उसके बाल कैजुअली बाउसी होकर उसके कंधे पर लटके हुए थे और उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के भी गर्म पानी में नहाने की वजह से हल्का लाल हो गया था।
उसके डार्क हेयर, व्हाइट बाथरोब और डेलिकेट और गोरी गर्दन उसे बहुत ही ज्यादा सेक्सी लुक दे रहा था। कशिश कैजुअली बाथरूम से बाहर आए और दरवाजे पर रखे हुए स्लीपर्स पहन लिए और शांति से बेड के पास गई। उसने ब्लैंकेट उठाया और बेड पर जाकर लेट गई। उसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इतने अच्छे बात के बाद एक अच्छी नींद लेना दुनिया की सबसे बेस्ट चीज थी। अभी भी शाम का ही वक्त था, लेकिन सर्वेंट ने ऑलरेडी डिनर तैयार करना शुरू कर दिया था। वह लोग इतना बिजी काफी लंबे समय से नहीं हुए थे। दोपहर के किसी वक्त विला का दरवाजा खुला और जो विला में लंबी चुप्पी फैली हुई थी, उसके बाद यह आवाज सबको सुनाई दी और सब समझ गए कि कौन आया है। लीला आंटी जल्दी से दरवाजे तक पहुंची तो उन्होंने सामने से आते हुए ब्लैक सूट वाले हैंडसम आदमी को देखा। रणविजय सर, आप जल्दी आ गए, लीला आंटी ने हैरानी से कहा, मगर तुरंत ही उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। लगता है कि मिस कशिश सचमुच बाकी लड़कियों से अलग है। हाँ, रणविजय ने इंडिफरेंटली जवाब दिया और अपने शूज चेंज करके बिना जैकेट उतारे ही वह डायरेक्टली लिविंग रूम में चला गया। जब एक ठंडी हवा लीला आंटी के पास होकर गुजरी तो उनकी स्माइल और भी बड़ी हो गई। लिविंग रूम में कोई नहीं था, ये देखकर रणविजय की आंखें थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। लीला आंटी उसे फॉलो करते हुए वहां तक पहुंची और उन्होंने सॉफ्टली कहा, बड़ी मैडम ने मिस कशिश को डिनर के लिए रुकने के लिए इनवाइट किया है और वह दोनों इस वक्त सो रही है। रणविजय ने मुड़कर लीला आंटी की तरफ देखा और शांति से पूछा, वह भी यही सो रही है? हाँ, वह बड़ी मैडम के वोरम इनविटेशन को मना नहीं कर पाए, लीला आंटी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और उनकी आवाज में हेल्पलेस नजर आ रही थी। जिसे सुनकर रणविजय तुरंत समझ गया कि उसकी दादी माँ ने ही कशिश कोई है रुकने के लिए जिद की होगी। अभी तक डिनर तैयार नहीं हुआ है, आप भी जाकर थोड़ा आराम कीजिए यंग मास्टर, आप भी देश में तुरंत वापस लौटने बाद कंपनी का इतना सारा काम संभाल कर थक गए होंगे, लीला आंटी ने कहा। कोई बात नहीं, रणविजय ने इंडिफरेंटली जवाब दिया और फिर अपने सूट के लिए बटन खोलते हुए ऊपर जाने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक से वह रुक गया और उसने सीढ़ियों के नीचे खड़ी लीला आंटी को देखा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 7 कशिश और रणविजय की बातें। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश वैदेही जी से मिलने के लिए उनके घर जाती है, जहां पर रणविजय और कशिश को नजदीक लाने के लिए वैदेही जी कशिश को रणविजय के रूप में ही आराम करने के लिए कहती है। अब आगे, जब लीला आंटी ने देखा कि रणविजय ने फाइनली अपनी नजरें उनके ऊपर से हटा ली है तो वह बोली, आप जाकर आराम कर लीजिए वरना बड़ी मैडम को आपकी चिंता हो जाएगी। रणविजय ने अपनी वॉच चेक की तो अभी भी टाइम बचा हुआ था डिनर में, तो उसने हाँ में सर हिलाया और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसे सीढ़ियों के सामने से गायब होता हुआ देखकर लीला आंटी मुस्कुराए और मुड़कर वैदेही जी के रूम में चली गई। जैसे ही अपनी टाई खोलते हुए रणविजय ने अपने रूम का दरवाजा खोला, जैसा कि वह हमेशा करता है, कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी पर्सनल स्पेस में दखल दे। भले ही वह यहाँ अक्सर नहीं आता था, लेकिन उसने सेंस कर लिया कि इस रूम में कुछ तो अलग है। उसके हैंडल पर रुके हुए हाथ पॉज हो गए। उसने डायरेक्टली बेड की तरफ देखा जो रूम के मिडिल में था। उसकी डिप आंखों में एक अजीब सी कोल्डनेस भर गई। उसकी नजरें एकदम धारदार चाकू की तरह उस लड़की पर टिकी हुई थी जो बेड पर थी और फिर वह स्लोली बेड की तरफ जाने लगा। उसके कदम कार्पेट पर पड़ने की वजह से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। उसका इंडिफरेंट चेहरे पर गुस्सा और हार्शनेस दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी टेरिटरी पर किसी ने हमला कर दिया है या फिर कब्जा जमा लिया है। लेकिन जैसे ही वह बेड के बगल में आया और उसने सोते हुए इंसान को देखा, उसकी डिप आंखों में एक अजीब सा इमोशन दिखाई दिया और वह कोल्डनेस तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखें उस लड़की की डेलिकेट आईलैशेस, मेकअप फ्री चेहरे, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियां जैसे होठों को ध्यान से देखने लगे। वह सोते हुए भी कितनी एलिगेंट और अट्रैक्टिव लग रही थी। फिर उसकी नजरें नीचे की तरफ जाने लगी। जो उसने बाथरोब पहना हुआ था वह उसका था, शायद इसीलिए बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इसी कारण सोते वक्त वह उसके कंधों से सरक गया था, जिसकी वजह से उसकी फेयर स्किन का बड़ा सा एरिया रिवील हो रहा था और उसकी डेलिकेट कॉलर बोन सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रही थे। रणविजय की सांसें रुक गई और एक अजीब सी हैरानी उसकी डार्क आंखों में दिखाई दी। उसने सोचा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की को इतना पसंद नहीं कर सकता, मगर अनएक्सपेक्टेडली वह इस लड़की को देखते ही कुछ अजीब सा फील करने लगता था। उसने अपना सूट निकाला और काउच पर फेंक दिया और अपनी शर्ट की बटन्स खोल लिए और फिर उसकी नजरें कशिश के सोते हुए चेहरे पर फिर से गई। उसकी नजरें अभी भी इंडिफरेंट थी, मगर उसके अंदर एक टेंडरनेस दिखाई दे रही थी। इतना सोचने की क्या जरूरत है? अगर वह इस लड़की से इजीली इफेक्ट होता भी है तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। आज नहीं तो कल ये लड़की उसी की होने वाली है।
वह आगे की तरफ झुका और बेड पर बैठ गया और सोती हुई उस लड़की को देखने लगा। उसने अपनी पतली उंगलियां से लाइटली उसके बालों को छुआ जो उसके फोरहेड पर थे। वही सोती हुई कशिश को एक अजीब सी खुशबू अपने आसपास महसूस हुई, जैसे लंबी गर्मी के बाद बारिश होने पर सोंधी खुशबू, मगर उसमें एक अलग सा एलिगेंस था। उसकी भौहें आपस में हल्की सिकुड़ गई। एक परफ्यूमर होने की वजह से सुगंधकर चीजों का आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट उसकी एक इंस्टिंक्ट बन गया था। ये सेंट उसके आसपास घूम रही थी, लेकिन यह उसका वहम हो सकता है। यह सोचकर कशिश सोने की कोशिश करने लगी और उसके चेहरे का कंफ्यूजन धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। उसने पिलो को गले से लगा लिया और उसके लंबे बालों की कुछ लटे उसके चेहरे पर आ गए। उसके बच्चों वाली हरकत ने रणविजय को हंसने पर मजबूर कर दिया और वह क्लियर हंसी की आवाज शांत रूम में गूंजने लगी। कशिश नींद में उस खुशबू और स्ट्रांग प्रेजेंस को इग्नोर कर सकती थी, लेकिन अभी अभी जो आदमी की हंसने की आवाज आई थी उसकी वजह से कशिश की आंखें तुरंत खुल गई। एक बहुत ही खूबसूरत और लंबा सा हाथ उसके सामने था और वह उस हाथ की वोमनेत को अपने गालों पर फील कर सकती थी। कशिश ने एक गहरी सांस ली और पीछे की तरफ अपना सर घुमाया और सेम टाइम पर उसने ऊपर देखा तो उसकी नजरें सामने बैठे आदमी की नजरों से जा मिली। उसकी आंखों में थोड़ा डर और डिफेंस साफ नजर आ रहा था। रणविजय ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। उठ गई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कशिश ने पूछा तो रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी स्माइलिंग नजरें जेटली उसकी चीन पर चली गई। उसकी नजरें पोलाइट थी, मगर कशिश उसकी आंखों में छुपा हुआ मीनिंगफुल लुक हमेशा देख सकती थी। उसने नीचे देखा तो उसने अपने एक्सपोज कंधे देखे, जिसे देखकर एक शर्म और पैनिक उसके चेहरे पर आ गया और उसने तुरंत ब्लैंकेट से खुद को कवर करके छुपा लिया और वह सीधी होकर बैठी गई। वह अपने आप पीछे की तरफ सरकने लगी और पीछे सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से अनएक्सपेक्टेडली पीछे की तरफ गिरने लगी। इस मोमेंट पर कशिश सिर्फ गुस्सा और हेल्पलेस फील कर सकती थी। फिर से वह हमेशा इस आदमी के सामने खुद को बेवकूफ क्यों साबित कर लेती है। उसने देखा कि एक तेज व्हाइट शर्ट उसकी तरफ आए और तुरंत पकड़ उसकी कमर पर उसे पकड़ महसूस हुई और वह स्ट्रांग और मस्कुलर चेस्ट से जाकर टकरा गई। सब कुछ बहुत ही अचानक से हुआ और वह जब तक होश में वापस आई तब तक ऑलरेडी बेड पर थी और सेम टाइम पर एक बड़ा लंबा इंसान उसके ऊपर था और एक फ्रेश सेंट उसके आसपास घूम रही थी। कशिश को ऐसा फील हुआ जैसे उसका चेहरा जल रहा हो। उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी मुंह से निकलकर बाहर आ जाएगा और उस पैनिक स्टेट में उसने उस आदमी की शर्ट टाइटली पकड़ ली। वही रणविजय ने अपने नीचे लेटी हुई लड़की को देखा और उसकी आंखें डर होने लगी। ये कांटेक्ट बिल्कुल पहले की तरह ही था, वह बस उससे टकराई नहीं। ये फीलिंग काफी अनजानी सी थी, ऐसे जैसे वह डायरेक्ट उसके दिल से जाकर टकराए हो। इस फीलिंग ने उसे लेकर उसे और भी ज्यादा क्यूरियस कर दिया था। वह कुछ सेकंड के लिए शांत रहा और अपने नीचे लेटी हुई लड़की के एम्बेरेस्ड और पैनिक एक्सप्रेशन देखने लगा, जिससे उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। तुम हमेशा से ही ऐसे क्लमजी हो। रणविजय की धीमी मगर चिढ़ाने वाली आवाज कशिश को सुनाई दी। मेरे साथ पहले से कभी नहीं हुआ। कशिश ने जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बात सुनकर रणविजय के हैंडसम चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा स्ट्रांग और बड़ी हो गई तो वह भी ज्यादा एम्ब्रेस फील करने लगी। तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा सिर्फ मेरे सामने ही होता है? रणविजय ने पूछा। वह बातें बिल्कुल क्लियर थी, मगर कशिश ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और कुछ नहीं बोली तो रणविजय लाइट स्माइल के साथ बोला, ये तो और भी अच्छा है। ये सुनकर कशिश का चेहरा और थोड़ा लाल हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कशिश ने पूछा। तो रणविजय एक शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने मेरा बाथरूम इस्तेमाल किया, मेरा बाथरोब पहनकर मेरे बेड पर सो रही हो और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर कशिश हैरान हो गई और अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखने लगी। उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी शर्म और कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन थे, जिसके साथ उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा रूम है? तभी वह हाउसकीपर उसे इतनी स्ट्रेंज नजरों से देख रही थी जब वह अंदर आए। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्पेशली यहाँ आया हूँ तुम्हारा एडवांटेज लेने के लिए? रणविजय ने पूछा तो कशिश चुप हो गई और फिर उनकी नजरें मिली। रणविजय ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा, इसलिए इसमें भी कुछ गलत नहीं है इस वक्त भी। ये सुनकर कशिश ने ना में सर हिलाया। वह कोई होपलेस रोमांटिक नोवेल्स या फिर सपने देखने वाली लड़की नहीं थी, वह रियलिस्टिक थी और इतने सालों में इतने आदमियों से मिलने के बाद और एक बड़ी उम्र लगभग प्यार के लिए तरसते हुए बिताने के बाद वह पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसके ऊपर से उसकी हर्ष के साथ डेटिंग हिस्ट्री के बाद तो उसे क्लियर हो गया था कि सारे के सारे आदमी एक ही जैसे होते हैं। मिस्टर रावत, आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं कि हम एक साथ आ जाएंगे? रणविजय उसके हल्के से इरिटेटेड चेहरे को देखकर मुस्कुराया और उसने पूछा, और हम क्यों नहीं आएंगे? इसका कोई कारण है तुम्हारे पास?
वह इतना कहकर रुक गया और उसकी ब्राइट और चमकती हुई आंखों में देखने लगा। उसने जेंटली अपनी 2 उंगलियां से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया और उसकी पतली उंगलियां स्विफ्टली उसके सॉफ्ट गालों पर ग्लाइड कर रही थी। उसकी आवाज लो और सेडिक्टिव थी, शायद इसलिए क्योंकि तुम इकलौती ऐसी लड़की हो जो मुझसे मैच कर सकती है। ये सुनकर कशिश हैरान हो गई और उसने कहा, मिस्टर रावत, नो ऑफेंस, मगर आपको अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं है? रणविजय हल्का सा हंसा और उसकी नजरें उसकी प्यारे से लिप्स पर टिकी हुई थी, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थे। रणविजय रावत, उसने अचानक से कहा। क्या? कशिश हैरान हो गई और उसे उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। यह मेरा नाम है और शायद तुम मुझे रणविजय या फिर विजय भी कह सकती हो। उसकी यह बात सुनकर कशिश स्पीचलेस हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस आदमी को हैंडल कैसे करे। एनीवे, मिस्टर रावत, कशिश अपना सेंटेंस खत्म कर पाती उससे पहले ही रणविजय की पतली उंगलियां ने जेटली उसकी चिन को पिंच कर दिया, जिससे कशिश पॉज हो गई और उसने अपने आप को करेक्ट करते हुए कहा, एनीवे, रणविजय, क्या हमें सचमुच इस पोस्चर में यह बात आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है? ये सुनकर रणविजय मुस्कुराया और ठीक से खड़े होते हुए फ्लो पर खड़ा हो गया और इस दौरान वह केयरफुल था कि वह कशिश को टच ना करे। रणविजय के खड़े होते ही कशिश ने तुरंत अपने आप को बाथरोब में लपेट लिया और जल्दी से अपने खुले हुए कंधों को कवर कर लिया। रणविजय ने उसे टाइम दिया एडजस्ट करने के लिए और उसके बाद उसने उसका चेहरा घुमाया। उसकी थोड़ी देर पहले की प्लेफुलनेस गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर पहले वाला ही जेंटलमैन वाला चार्म आ गया था, बिल्कुल वैसा जैसा वह लोग पहली बार मिले थे तो था। मैं कभी किसी लड़की को फोर्स नहीं करूंगा, भले ही सिर्फ तुम ही क्यों ना हो पूरी दुनिया में। मैं तुम्हें लाइक करता हूं और मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या ये यही नेचुरल चीज नहीं होती है? कशिश का जो थोड़ा बहुत इरिटेशन और गुस्सा था वह रणविजय की बातें सुनते ही गायब हो गया और उसकी जगह एक हंसी ने ले ली, जिसे वह बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी। तो इस डिग्निफाइड और परफेक्ट मैन ने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया है और ना ही कभी किसी तरह के रिलेशनशिप में रहा है, यहाँ तक कि किसी को परसू करने के लिए भी वह सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है अगर वह इस आदमी पर गुस्सा होती है तो वह खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेगी। एक्चुअली आप सही है, मगर शायद अप्रोच ठीक नहीं थी। रणविजय ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा और पूछा, तो फिर सही तरीका क्या है जल्दी करने के लिए? कशिश ने थोड़ी देर सोचने के लिए लिया और फिर कहा, जैसे कि गिफ्ट देना, अंडरस्टैंडिंग होना, उसकी रिस्पेक्ट करना, एक साथ वक्त बिताना और दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट ना करना, चीट ना करना और ओकेजनली कभी कभी रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। सच कहा जाए तो कशिश को खुद भी ज्यादा अंदाजा नहीं था। उसने कहने के लिए तो एक लड़के को डेट किया था और उसकी फियांसे रही थी, मगर कभी उसने ऐसा कुछ सीखा ही नहीं क्योंकि उनके बीच कोई ऐसा रिश्ता था ही नहीं। तो क्या बिना जाने वह कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है? वही रणविजय ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और उसने थोड़ा सोचने के बाद हाँ में सर हिलाया। मुझे यकीन है कि यह सारी चीजें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अचानक रणविजय उसकी तरफ एक शरारती स्माइल के साथ देखने लगा। तो कशिश ने थोड़ा डरते हुए पूछा, अब जब तुमने मुझे ये सब सिखाया है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करूं? कशिश हैरान हो गई और वह अपने आप को उसकी बातों से मैनिपुलेट फील करने से रोक नहीं पाई। कशिश के पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। उनने उसे क्यों चुना? उसने कहा कि सिर्फ वही उससे मैच कर सकती है। वह उसकी ब्लंट बातों को रिजेक्ट करना चाहती थी, मगर उसने उसकी रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया। सारे डिसीजन उसके ही कंट्रोल में है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी मायने नहीं रखती। उसकी प्राइड सबकॉन्शियसली उसे रणविजय की तरफ आगे बढ़ने से रोकती थी, मगर रणविजय के सामने आते ही वह हमेशा पावरलेस फील करती थी। उसने अपने बाल बांधे, एक गहरी सांस ली और फिर छोड़ी। इतनी गहरी सांस क्यों? क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? ये सुनकर कशिश ने उसकी तरफ देखा। वह चुपचाप उसके सामने खड़ा था। उसकी एक्सपेंसिव व्हाइट शर्ट उसके हैंडसम फीचर्स को हाईलाइट कर रही थी और वह बिल्कुल टोल और स्ट्रेट था। कशिश को पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे वह जानबूझकर उसके सामने अपना पोस्चर कंट्रोल कर रहा हो। अगर उसका अंदाजा सही है तो इस आदमी का दिल एक्चुअली कोल्ड है। क्या सोच रही हो तुम? रणविजय ने फिर से पूछा और कशिश को बिना किसी इमोशन के उसकी तरफ देखा हुआ प्रकार एक कोल्डनेस उसकी डिप आंखों में दिखाई दी। कशिश होश में वापस आए और दूसरी तरफ वह देखना लगी और उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी। कुछ भी नहीं, मुझे बस ऐसा फील हो रहा था कि आपका ज्यादा ही डोमिनेट है और मुझे किसी के पीछे रहना पसंद नहीं है। आपको फेस करते हुए मुझे हमेशा ही पावरलेस फील होता है। ये सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने लाइटली कहा, तुमने ही अपने आप को एक कांटों वाले घेरे के अंदर कैद कर लिया है। तुम हर एक इंसान से डरने लगी हो। तुम उस बैरियर से बाहर ही नहीं आना चाहती और अपने आसपास लगे हुए कांटों को सबको दूर भगाने के लिए इस्तेमाल करती हो।
ये सुनकर कशिश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आज सब लोग उसे अपने प्रोटेक्शन वाली लेयर से बाहर आने की ही क्यों एडवाइस दे रहे थे। रणविजय काफी देर तक उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसने अपनी शांत आवाज में फिर कहा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम इसी तरह अपने प्रोटेक्शन लेयर में रह सकती हो, मुझे चोट लगने से डर नहीं लगता। ये सुनते ही कशिश की आंखें तुरंत छोटी हो गई और थोड़ी देर बाद अपने होश में वापस आए और उस ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ते हुए वह थोड़ी देर के लिए बोल ही नहीं पाए। मैं जाकर देखती हूँ कि दादी माँ उठ गई या नहीं, इतना कहकर वह बाहर निकलने ही वाली थी, मगर जब उसे याद आया कि उसने कौन सा बाथरो पहना हुआ है तो उसने रणविजय की तरफ देखा और उसकी नजरें क्लियरली कोई मतलब बता रही थी, जिसे समझकर रणविजय मुड़ा और बिना वहां रुके चला गया। नीचे विला आंटी से खुशखबरी सुनने के बाद वैदेही जी काफी खुश थी। वह अपने अच्छे मूड में लीला आंटी का दिया हुआ एप्पल का रही थी। मुझे फाइनली एक पर पोता मिलने वाला है, मैं तो सोच के ही खुश हो रही हूँ। कशिश और रणविजय का बच्चा पक्का दुनिया में बेस्ट होगा। ये सुनकर लीला आंटी ने उन्हें एप्पल देते हुए मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैडम लड़की भी तो हो सकती है, तो बेटी भी बेस्ट ही रहेगी, मेरी परपोती भी दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की होगी। ऑफ कोर्स आपका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, चाहे वह लड़का हो या लड़की, वह दुनिया में बेस्ट ही होगा। ये सुनकर वैदेही जी और भी खुश होकर हंसने लगी। जब रणविजय नीचे आया तो उसने दूर से ही अपनी दादी माँ की इमेजिनेशन सुन ली। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि वह कशिश को अप्रोच कैसे करे और यहाँ उसकी दादी ऑलरेडी उनके बच्चे इमेजिन कर रही है। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह अपने हर एक काम में और एक्शन में बहुत ही तेज है और कभी किसी चीज में डिले नहीं करता, लेकिन लगता है कि वह अपनी दादी माँ के ख्यालों की तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। यंग मास्टर, लीला आंटी ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसे दूर से रणविजय आता हुआ दिखाई दिया और यह सुनकर वैदेही जी ने भी तुरंत अपना सर घुमाया और उनके पूरे चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। यह इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? अपनी दादी माँ का ये सवाल सुनते ही रणविजय के कदम रुक गए और एक सटिफ एक्सप्रेशन उसके हैंडसम चेहरे पर आ गए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।